जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछले 5 वर्षों में SSC के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो एक तरह से ये सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करेंगे और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं आप लोगों को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन। तो सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 2002 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार लगाइए, क्योंकि हर एक शिफ्टों में ये प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है लोकसभा सचिवालय। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पे 5वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, VK कृष्ण मेनन। ये 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ध्वज में निहित है? तो ये सबसे आसान प्रश्न है, याद कर लीजिए। उपर्युक्त सभी गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा रंग ये सभी राष्ट्रीय ध्वज में निहित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक न्यायाधिकरण संबंधित है। आगे देखिए, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय पंचायत ये किस देश के संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है सैयद फजल अली। आगे देखिए, भारत पूर्ण रूप से सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। भारत देखिए पूछा जा रहा है पूर्ण रूप से सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत का राष्ट्रपति किस एक का अभिन्न भाग है?
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, ध्यान रखिए। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ये काम करते हैं। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे क्लास मिलेंगे। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। 1951 में। और यहाँ से प्रश्न बनता है, पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो KC न्योगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो याद कर लीजिए, NK सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, राज्य वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो MC सीतलवाड़, याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। MG सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो श्री जगदीप धनखड़ है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो दोस्तों राष्ट्रपति ने अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। देखिए हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो 3 तरह के आपातकाल है। एक है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। दूसरा है 356 अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और एक आपातकाल है 360, इसमें बताया गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में। और हमारे भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। तो किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए 1975 में। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को। और लोकसभा का अध्यक्ष पूछे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है।
देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अधिकतम कोई सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम पूछे तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष है, लेकिन मैक्सिमम कोई आयु सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संयुक्त सत्र के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 108 में। और सत्र को कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, तो फिलहाल आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की स्थिति लागू नहीं किया गया है, तो आंसर क्या होगा? कभी नहीं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है, तो सही आंसर है बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अमेरिका देश के संविधान से मूलभूत अधिकार को लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संशोधन होता है 1978 में। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? प्रारंभ में 7, लेकिन अभी कितने हैं? तो 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो ध्यान दीजिए भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो एक अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो अभी हमने आपको बताया 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और कौन सा एक विधिक अधिकार बना? तो ये संपत्ति का अधिकार, और इसे अब रखा गया है अनुच्छेद 300A में। ध्यान रखेंगे पहले जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं इसे 1978 में हटाया गया था। और 1978 में किसकी सरकार थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है मोरारजी देसाई की सरकार। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है?
तो देखिए मूल अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 2 में क्या है तो नागरिकता है। नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। ध्यान रखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये किस अधिकार में निहित है? तो भाषण का स्वतंत्रता का अधिकार है ये। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे सही जवाब है धर्म। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4 का क में। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में। सही जवाब है बी ऑप्शन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो मौलिक अधिकार है इसको छोड़कर बाकी सभी निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। और किस दौरान? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? तो विधिक अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर आर्टिकल 29 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मत देने का अधिकार जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा राजनीतिक अधिकार है। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो याद रखिएगा मतदान का अधिकार जो है ये एक राजनीतिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो याद कर लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। पंचायत समिति के सदस्य आंसर करेंगे। तो देखिए, पंचायत समिति के सदस्य जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, याद रखिएगा, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? इसको मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा नागालैंड और मेघालय में। आखिरी प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, तो आपको बताना है वह कौन सा संशोधन है। तो याद रखिएगा ये है 73वां संशोधन। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को एक बार दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।